So Japanese method means the method which is depend on the Japanese technique, and this is method used for rice. ये मेथड केवल राइस के लिए ही प्रयुक्त था, राइस यानी चावल की खेती के लिए, फॉर पैडी कल्टीवेशन, फॉर राइस कल्टीवेशन. Understood? Now we are going to next point, which is by far the best and is increasing in popularity as it yields 3 times the normal quantity. सामान्य दर से जो जापानीज मेथड था, इसमें हमने नॉर्मल क्वांटिटी से 3 टाइम्स तक इंक्रीज कर लिया था प्रोडक्शन को, द प्रोडक्शन ऑफ राइस. 3 टाइम्स माने 3 गुना. अगर 100 टन हम एक वर्ष में प्राप्त करते थे तो हमने 300 टन प्राप्त किया. ये 3 गुना उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ गई. आपके पैसे कमाने की उत्पादन क्षमता 3 गुनी बढ़ गई तो यानी इनकम बढ़ गई. 50,000 की सैलरी 1.5 लाख में पहुंच गई. और मजा आया, उत्पादन बढ़ता चला गया. ऐसे ही फसलों का भी उत्पादन बढ़ेगा तो इकोनॉमिकली कंडीशंस भी ग्रो होंगी. हम आर्थिक रूप से भी क्या होंगे, समर्थ हो पाएंगे. इसी में द यूज ऑफ जापानीज टेक्निक्स में कुछ मेथड थे, जिसमें पहला एक टेक्निक को यूज किया गया. इसमें यूज ऑफ बेटर क्वालिटी सीड, यूज ऑफ बेटर क्वालिटी सीड. जापानीज टेक्निक में सबसे पहले अच्छे प्रजाति के बीजों को लिया गया. मेन चीज क्या है, बेटर क्वालिटी सीड्स. क्यों बढ़ा उत्पादन 3 टाइम्स? हमने अच्छे बीजों का चुनाव किया. द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल सीड्स, अडेप्टेबल सीड्स, राइट सीड्स, परफेक्ट सीड्स, क्वालिटी बेस्ड सीड्स. इसी में हाई यील्डिंग वैरायटीज भी थी. इन सीड्स को हाई यील्डिंग वैरायटीज भी सीड्स भी कहा गया. हाई यील्डिंग माने उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीज, उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीज. ओके. एक साधारण इंसान जिस प्रकार 3 घंटे लड़ाई लड़ सकता है, वहीं एक सोल्जर 6 घंटे लड़ सकता है. वहीं एक कमांडो 12 घंटे लड़ सकता है. वहीं पर एक रेड फोर्स और रैपिड फोर्स का कमांडो वो 24 घंटे नहीं 75 घंटे लगातार लड़ाई लड़ सकता है. ये कैपेबिलिटी है. ये किससे आती है? इसको कहते हैं यील्डिंग प्रोडक्शन. क्षमता, किसी बीज की क्षमता इतनी नहीं है कि वो फसल के यील्डिंग को ग्रो कर पाए. बात समझ में आ रही? यानी मैंने जिस हिसाब से बीज को बोया था उस हिसाब से फसल प्राप्त नहीं हुई, प्रोडक्शन नहीं हुआ. गारंटी है, जैसे एक साधारण सी गाय, भारतीय इंडिजीनस काऊ जो मिल्क देती है वो 7 लीटर टू 8 लीटर है. लेकिन कहीं कहीं पर काऊ जो जर्सी काऊ है, जो विदेशी ब्रीड्स है, एक्सोटिक ब्रीड्स है, वो 10 लीटर से ऊपर तक का मिल्क दे सकती है. बात समझ आ रही है? प्रोडक्शन है, हाई यील्डिंग है. इसी प्रकार सबसे पहला क्या करना था, यूज ऑफ बेटर क्वालिटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स वी आर यूजिंग इन दिस मेथड. नाउ सम ऑफ दीज फास्ट मैच्योरिंग स्पीसीज, कुछ तो इसमें से ऐसे बीज थे, सीड्स थे जिनकी फास्ट मैच्योरिंग पावर थी. फास्ट मैच्योरिंग पावर माने ये नॉर्मल से 3 टाइम्स हो गए और इसमें फास्ट मैच्योर हो जाते थे. फास्ट मैच्योर का मतलब है तेजी से परिपक्व होने वाले पौधे. The seeds which grow so immediately into the baby plant and after that mature plant. This done is within a few days. मात्र 15 दिन में फसल तैयार है. कोई तो ऐसा है. और कहीं कहीं 3 महीने में फसल तैयार नहीं है. क्या है? अडेप्टेशनल. ये बीजों का भी कमाल है, ये एडेप्टेशन का भी कमाल है. अनुकूलताएं भी हो, बीज की क्वालिटी गुणवत्ता भी हो. क्वालिटी माने गुणवत्ता, गुण.
आगे बढ़ूंगा। फास्ट मैच्योर होते हैं ये सीड्स, इसलिए इनको बेटर क्वालिटी सीड्स कहा, HYV भी कहा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। इसी में 95 एंड जापानीज एग्रोनोमिस्ट्स हैव डिवाइस्ड कैन बी हार्वेस्टेड इन 95 डेज। ये फसल मात्र 95 डेज में प्राप्त होती है पूरी टोटल। इसका मतलब ये है 95 डेज में तो काट पीट के इस फसल को आप लोग बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं 95 दिनों में। इसका मतलब लगभग 3 मंथ्स में पूरी फसल बो भी देंगे आप, पक भी जाएगी, यानी सोइंग भी हो जाएगा, इरिटेशन भी हो जाएगा, इरिगेशन भी हो जाएगा, और उसके साथ साथ वो हार्वेस्टिंग भी होगी, फिर उसके साथ साथ थ्रेशरिंग भी होगी, फिर उसका सेलिंग होगा, फिर उसका प्रोडक्शन। बात समझ आ रही है? पहले बीज का बोना, फिर उसका रोपना, जोतना, मैंने ये सब टैक्टिक्स बोली थी। ये सब खेती के एग्रीकल्चर के पॉइंट्स हैं जो कॉन्जिक्यूटिवली आते हैं। कॉन्जिक्यूटिवली माने क्रम से आते हैं। ऐसा थोड़ी है पहले कटाई कर दूं रोपाई बाद में हो, पहले रोपाई फिर, समझ रहे हैं? तो फास्ट मैच्योर 95 डेज में ये प्राप्त होती है। While some of cold resistance species can be grown as far as 42 डिग्री पर। 42 डिग्री N का मतलब है कि कुछ उच्च ताप पर भी प्राप्त होती है। उच्च ताप पर मतलब जैसे कि ये गर्मी नहीं है, ये ठंड का मौसम, ये गर्मी, उच्च ताप पर भी, हाई यील्डिंग यानी तेज ताप पर भी और ठंडे में भी प्राप्त हो जाती हैं ये फसलें। ये इस बीज का गुणवत्ता है, ये सीड्स की क्वालिटी। जबकि कुछ क्रॉप्स जो हैं वो केवल और केवल गर्मी में या विंटर में या समर में ही प्राप्त होती हैं, वो हर समय प्राप्त नहीं होती, जिसमें रबी और खरीफ क्रॉप्स आती है। रबी क्रॉप्स जो है वो एक प्रकार से मानसून की क्रॉप्स है और खरीफ क्रॉप जो है वो विंटर की क्रॉप्स है। आगे मैं बढ़ूंगा। इसी में द सोइंग ऑफ सीड इन रेज्ड नर्सरी बेड्स। दूसरा पॉइंट है जापानीज का ही, इसमें सेकंड पॉइंट वी आर टेकिंग द सोइंग। सोइंग का मीन्स है बीजों को कैसे बोया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। इसी में द सोइंग्स ऑफ सीड्स, बीजों का कैसे रोपण हो, बोया जाए। सीड्स इन रेज्ड, रेज्ड माने ऐसे नर्सरी बेड जिसमें बीजों को बोया गया है। नर्सरी बेड मैंने पहले भी बोला था, वो शुरुआती जगह जिसमें हमने बीज को या सीड्स को बोया है, सोइंग किया है। तो एक कतार में बीजों को फिक्स तरीके से लगा देना। हमने बीज बो दिए, एक इंटरवल पे फिक्स प्लांट ग्रो होगा तो इतनी ही लंबाई में वो होता चला जाएगा। लेकिन सॉरी, इसमें एक पॉइंट और भी है कि ये नर्सरी बेड्स कहलाते हैं क्योंकि इसमें क्रम में बीज लगे होते हैं। सीड्स को ऐसे बोया गया है, ये बेड्स बना दिए गए हैं। ये क्या है? इनको बेड्स का, बेड्स माने एज अ रो, बट these have a parallel row so known as a seeds beds। कल भी हमने पढ़ा था इसके बारे में। और इसी में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द सीडलिंग्स इन एक्विडिस्टेंट रोज। एक्विडिस्टेंट मतलब इनमें बराबर दूरी होनी चाहिए इन क्यारियों में, रोज माने क्यारियों में, और ये विच फैसिलिटेट्स फर्टिलाइजिंग। इस प्रकार से ये अट्रैक्ट करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं किसको? फर्टिलाइजर्स को, खाद को, नॉट खाद्य, खाद को। यहां पर ये पॉइंट समझने वाला है क्या कि जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको हमने क्या कहा है? खाद कहा है। खाद अलग चीज है और खाद्य अलग चीज है। ये खाद है और एक है खाद्य, ये शब्द अलग है। इसको हमने फूड क्रॉप्स का नाम भी दिया, एडिबल भी कहते हैं। एडिबल प्रोडक्ट, खाद्य पदार्थ। ये खाद है, ये खाद्य है, ये खाने वाला है और ये खाद है, उर्वरक है, मैन्यूर है, फर्टिलाइजर है। किसी भी प्रोडक्शन को क्रॉप्स के बढ़ाने के लिए ये कुछ प्रोडक्ट्स। नाउ इसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फर्टिलाइजिंग एंड फीडिंग। फीडिंग क्या है? फीडिंग का मतलब मैंने कल भी बोला था, फीडिंग एक प्रकार की प्रोसेस है जो कि खेती से जुड़ी हुई है। फीडिंग भी होती है,
विच आर डन एट रेगुलर इंटरवल्स। वीडिंग का मतलब अनवांटेड पौधों को उगाना या अनवांटेड पौधों का उपजाना भी वीडिंग में आता है। इरिगेशन हम लोग ले रहे हैं इसमें थर्ड पॉइंट, जापानीज टेक्निक के ही पॉइंट को फिफ्थ पॉइंट में थर्ड पॉइंट है। इसमें हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? इरिगेशन। इरिगेशन को हम लोग सिंचाई से जोड़ते हैं। सिंचाई पानी देना फसलों को इरिगेशन कहलाता है। डन रेगुलरली टू इंश्योर द रिक्वायर्ड सप्लाई। ऐसे रोज में जिसको हमने सीड्स बेड्स कहा है और इक्विडिस्टेंस भी कहा है, तो ऐसे सीड्स बेड्स में हम इरिगेशन करते हैं एक अंतराल पर, निश्चित समय पर, और इसी में रिक्वायर्ड सप्लाई ऑफ वाटर, जितनी पानी की आवश्यकता है उतना ही पानी दिया जाता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ, जब ये फसल ग्रोथ कर रही होती है तब। फोर्थ पॉइंट इसी में है हमारा, इसका जापानीज पॉइंट में हम लोग पढ़ रहे हैं जापानीज मेथड ऑफ कल्टीवेटिंग में। फोर्थ पॉइंट था हमारा इसमें हैवी मैन्यूर। क्या था इसमें? हैवी मैन्यूर। और हैवी मैन्यूरिंग का मतलब होता है कि अत्यधिक मात्रा में आप मैन्यूरिंग को या मैन्यूर को उसमें ऐड कर दें सॉइल में। हैवी माने अत्यधिक मात्रा में और मैन्यूरिंग माने ज्यादा मात्रा में मैन्यूर डाल देना। फर्टिलाइजर और मैन्यूर दोनों एक ही काम करते हैं, वो फसलों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं या सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। जैसे गोबर से खाद बनाई जाती है और उसमें कुछ केमिकल भी डाले जाते हैं, जो केमिकल से भी खाद बनती है और गोबर से भी खाद बनती है। जो नेचुरली खाद है वो फर्टिलाइजर से। बात समझ में आ रही है आपको? तो केमिकल और नेचुरली दो प्रकार के हैं। केमिकली जो है वो फर्टिलाइजर्स है और जो नेचुरली है, जो उर्वरक है, उनको मैन्यूर कहा गया है, फर्टिलाइजर्स को खाद कहा गया है। दोनों में इतना ही है, लेकिन दोनों का काम क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना है, रिटेन करना है, मेंटेन करना है। आगे मैं बढ़ूंगा इसी में। हैवी मैन्यूरिंग में डन बोथ इन द नर्सरी एंड द फील्ड। मान लीजिए ये सीड बेड जो थे इनको हमने नर्सरी बोला क्योंकि हमने इसमें बीजों को शुरुआती दौर में बोया था। द फर्स्ट फील्ड विच इज सुटेबल फॉर सोइंग ऑफ सीड्स नोन एज नर्सरी। ये नर्सरी हो गया, लेकिन फील्ड वो कहलाएगा जिसमें कि मैच्योर प्लांट भी हो सकते हैं। इसमें मैच्योर प्लांट तो नहीं है। ये तो फर्स्ट प्रोडक्शन के लिए हमने सीड्स को सोइंग कर दिया, बो दिया। अब हमें तैयारी करनी है इसके अडेप्टेशन की, जिससे ये ग्रो हो जाए। लेकिन ये कैसा है? फील्ड माने खेत, ठीक है? खेत में भी और नर्सरी फील्ड में भी, आप दोनों में हैवी मैन्यूरिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन मैन्यूर इज मिक्स्ड विद अमोनियम सल्फेट। हरी, ग्रीन माने कार्बनिक। जो कार्बनिक है, जो ऑर्गेनिक है, उसको आपने ग्रीन मैन्यूर कहा है, ठीक है? ऑर्गेनिक मैन्यूर को हमने ग्रीन कहा है, उसको मिक्स किया जाता है अमोनियम सल्फेट के साथ। किसके साथ? अमोनियम सल्फेट के साथ एंड सुपर सल्फेट। इसमें मैं बता दूं क्या लिखा हुआ है? सुपर सल्फेट केमिकल। और मैं आपको बता दूं कि इसमें मिलाने से, मैंने अभी बोला कि जो केमिकल मिलाए जाते हैं वो मैन्यूर कहलाते हैं। The mixture is used a month after transplantation. जो भी मैन्यूर मिलाया जाता है मैन्यूरिंग के लिए कितना समय दिया जाता है? करीब 1 मंथ तक दिया जाता है। 1 महीने के लिए इस मैन्यूरिंग को किया जाता है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो और वो क्रॉप्स को उत्पादन में मदद कर पाए। हमारा इसी में अब नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, जो कि कहलाएंगे, कौन सा पॉइंट है बताइए? पॉइंट है हमारा प्रोसेसिंग ऑफ राइस। चावल के खेती के लिए किस प्रकार आगे की प्रक्रियाएं हैं और विधियां हैं, उसके बारे में कुछ उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, जिसके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। आइए देखें राइटर क्या कह रहे हैं। सबसे पहला प्रोसेसिंग ऑफ राइस, ये हमारी हेडिंग है मेन, और इसमें फर्स्ट पॉइंट वी आर टेकिंग from the book which is called the technique name
नोन एज हार्वेस्टिंग। इसको सबसे पहला टेक्निक वर्ड लिया है इसमें हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब है कि हम फसलों को काटने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन हम इट इज डन बाय हैंड यूजिंग आ सिकल। हैंड यूजिंग आ सिकल, हम इसको हैंड से करते हैं, हाथों के द्वारा किया जाता है मैनुअली, प्लस इसमें सिकल की जरूरत पड़ती है। सिकल माने हसिया। हसिया जो होता है वो गांव में महिलाएं उससे खेती को काटती हैं। हाथ में लकड़ी का एक बेंट होता है, आपने देखा होगा, हैंडल होता है, और उसमें एक धारदार मुड़ा हुआ फोल्ड किया हुआ ऐसा कुछ इस टाइप का होता है, जैसे लकड़ी का एक उसमें ऐसा मुठ होता है जिससे उसको पकड़ा जाता है, और फिर उसी में एक धारदार ऐसा होता है, देखा है? काफी नुकीला होता है। इससे महिलाएं यहाँ से पकड़ के घास को ऐसे पकड़ के क्रोस को ऐसे नीचे से काटते हैं, बहुत जल्दी कटता है। आपके यहाँ जो घर में हसिया मिलता है वो हसिया ऐसा मुठ का होता है, और उसमें लंबी लोहे की स्टिक ऐसी होती है, फिर उसमें उठाव होता है जो ऐसे सर्कुलर होता है, ठीक है? उसमें महिलाएं इसको यहाँ से पैर रख के ऐसे काटती हैं। दो प्रकार के हसिया हैं ये, जिसको सिकल बोला गया। बायोलॉजी में भी ये टर्म आता है, सिकल सेल एनीमिया। मैंने बोला था एंडोक्राइन सिस्टम में जब ब्लड बढ़ रहे थे, किसी को याद है? इतना विद्वान तो नहीं, मेमोरी शार्प नहीं है इसका, इसके लिए ब्रेन चाहिए हैवी। तो वो मैंने बोला था टॉपिक में, जैसे मुझे याद आया है ऐसे आपको भी याद आना चाहिए था। सिकल सेल एनीमिया मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा था। सिकल सेल एनीमिया, ब्लड में जब हसिया प्रकार की सेल मिलती है, ब्लड में जब इस प्रकार की सेल मिलती है तो इसको, इस डिसीज को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। इसका मतलब नॉर्मल ह्यूमन में ऐसी सेल नहीं मिलती। बस समझ आया? जैसे प्लाज्मोडियम में हम लोग ऐसे ढूंढते हैं स्पोरोचोइट्स, इसको क्या होता है? स्पोरोचोइट्स। कभी तो बताते हैं कि इसको मलेरिया हो गया, इसको डेंगू हो गया, ये इसकी ब्लड में देख नहीं लिखा है, कभी बाद में बात होगी। हसिया होता है, क्या होता है? हार्वेस्टिंग, हाथ से होता है, सिकल के द्वारा होता है। एंड द कट क्रॉप इज देन अलाउड टू ड्राई इन द फील्ड फॉर 3-4 डेज। काटने के बाद फसल को 3 से 4 दिन तक क्या करेंगे? वही खेत में पटक देंगे। काय के लिए? फॉर ड्राई, सूख जाएगी। सूखने से मतलब जो उसकी जड़ों में और जो उसके पत्तों में और जो उसके बाहरी लीव्स में, ब्रांचेस में, बड्स में जो रस है, जो तरल पदार्थ है, वो सूख जाए धूप से, और फिर उसको थ्रेशर में डाल के आसानी से उसके क्या होंगे? जो बब्स होंगे और जो उसके स्टफ्स होंगे, छिलके, वो क्या होंगे? कड़क हो जाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे पीनट्स होती है, पीनट्स आप बिना भुजी हुई पीनट्स ले आए, आग में तली हुई, बिना आग में तली हुई पीनट्स को अगर आप उसके स्टफ को उतारेंगे तो वो बहुत हार्डली उतरेगा, लेकिन भुजी हुई या बर्न या सेकी हुई रोस्टेड जो पीनट्स होती हैं, उसका छिलका तुरंत आसानी से अपने आप कटता है। ठीक है? हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, ये है, होता है ऐसा। जैसे भुजे हुए चने के छिलके अपने आप निकलते हैं और बिना भुजे चने के छिलके अपने आप नहीं निकलते। इसी प्रकार, क्यों? क्योंकि वो ड्राई हो जाता है, वो हार्डली हो जाता है, वो सूख जाता है और उसका स्टफ ऊपर से अपना इस प्लेस को छोड़ देता है। तो फिर क्या होगा? पत्ते थ्रेशर में जल्दी निकलेंगे, मशीन में क्या होगा? गेंद एक तरफ फेंक देगा और जो हल्के छिलके होंगे वो हवा में उड़ जाएंगे एयर के साथ। तभी तो देखा होगा आपने, खेतों में मशीन लगी रहती है थ्रेशर की, गेहूं एक तरफ गिरता है भारी, क्योंकि गेहूं का वजन उस स्टफ से ज्यादा है, तो वो तो धार के साथ गिर रहा है नीचे, लेकिन स्टफ थोड़ा हल्का है वजन में, तो वायु उसको, एयर का जो प्रेशर है, जो कूलर उसमें लग रहा है, वो उस पत्तों को क्या कर रहा है? उड़ा रहा है दूरी तरफ, जिससे कि कूड़ा एक तरफ जाएगा, गेहूं या चावल एक तरफ आएंगे, सेपरेशन हो जाएगा। आप अलग कर लो, बोरे में भर लो। पसंद आ रही है? आगे मैं बढ़ूंगा इसको। इसमें थ्रेशिंग आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आया इसमें? थ्रेशिंग, जिस पर अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो थ्रेशिंग तो भैया आना ही था। पूछो क्यों आना था? क्योंकि हार्वेस्टिंग हमने कर ली है, और हार्वेस्टिंग के बाद तो थ्रेशिंग ही होगी।
हार्वेस्टिंग कर ली ना, अब थ्रेसिंग पे पहुंचेंगे। अब थ्रेसिंग में इज डन बाय बुलक्स टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द शाफ्ट। कभी कभी हम इसको बैलों के द्वारा भी करते हैं, बैलों के द्वारा भी करते हैं, और बैलों के द्वारा हम लोग अनाज से उन जौ को भी अलग कर सकते हैं या जौ से गेहूं को अलग कर सकते हैं। इसको थ्रेशिंग प्रोसेस कहते हैं। इसी में इन सम रूरल एरियाज शीव्स आर बीटन अगेंस्ट द बार्स अक्रॉस राउंडेड वुडन टब्स सो दैट द गेन फॉल्स इनटू द टब्स। एक बड़ा सा, पहले प्राचीन समय में थ्रेशिंग का काम मशीनों से ना करके हम लोग कैसे करते थे, एक फसलों को लेते थे, फसलों को लेके हम लोग ऐसे कूटते थे छाजन से या किसी हल्की लकड़ी से, पत्तों से या किसी डंठल से, और जब फटकेंगे तो फिर क्या होगा, भारी गेहूं टब में नीचे गिरेगा, पत्ते उसके उड़ जाएंगे। जैसे होली पे सेके गए, होली में जलाए गए या बैसाखी में जलाए गए वो बार्ली, वो नए अनाज के दाने जिसको आपने खाया है, अग्नि में डाल, ठीक है, तो क्या होता है, पत्ते जल जाते हैं, और कभी कभी तो उसमें गेहूं नीचे गिर जाते, चने या बार्ली को नीचे गिर जाते, उठाने पड़ते। इसी प्रकार यही प्रोसेस थ्रेशिंग का भी है कि उसमें जो लकड़ी का पट्टा है उस पे रख के आप फसलों की बड़ी बड़ी डंठलों को लेके भटक सकते हैं हाथ से। उससे क्या होगा, गेहूं एक तरफ गिर जाएंगे, अनाज एक तरफ गिरेगा, और वो स्टफ या जो बक्स होंगे वो एक तरफ गिर जाएंगे, कूड़ा जिसको बोला गया। इसी में राइस विद इट हस्क इज नोन एज पैडी। जब चावल में हस्क का मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है, एक होता है मस्क और एक होता है हस्क, एक अंकुरी होता है वो अलग। हस्क माने जब राइस हो, राइस पर स्टफ हो, स्टफ माने छिलका चढ़ा हुआ हो चावल पे। अगर चावल पे छिलका नहीं है तो चावल कैसा दिखाई देगा, व्हाइट, और चावल पे छिलका है तो कैसा दिखाई देगा, ब्राउनिश, हल्का येलोइश ब्राउनिश। तो इसको जब तो कहते हैं ना गेहुआ रंग था, गेहुआ रंग हिंदी में कैसे बोलते हैं, गेहुआ रंग। गेहुआ रंग मींस गेहूं के रंग का। तो गेहूं का रंग क्या माना गया, जो चावल का छिलका। एक बात और, राइस और स्टफ दोनों मिलकर पैडी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इसका मतलब क्या है, धान, और धान क्या है, चावल जिसपे छिलके चढ़े हुए हो। छिलका समेत चावल इज नोन एज द धान, which is known as in English paddy in geography. And whenever you are talking about paddy, which is also known as the husk, because of bearing stuff on the rice. जब चावल पर उसका कवर चढ़ा हुआ है वो हस्क भी है, वही टेक्निकल वर्ड में पैडी कहलाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब मैं आगे बढ़ूंगा इसी में। अदर मेथड्स ऑफ प्रोसेसिंग राइस आर, कौन कौन से और अदर मेथड हैं राइस के प्रोसेसिंग के लिए। तो सबसे पहले उसमें दे रखा है, उसमें एक फर्स्ट मेथड दिया है हैंड पाउंडिंग। सबसे पहला कौन सा दिया उसने, हैंड पाउंडिंग, पहला मेथड ये है। और दूसरा मेथड उसने दिया है पॉलिशिंग। क्या दिया है, पॉलिशिंग का मतलब भी बहुत अजीब है, इसको भी हम समझेंगे कि कैसे खाद्य पदार्थों में इनका इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला था हैंड पाउंडिंग। हैंड पाउंडिंग विच प्रिजर्व न्यूट्रिएंट्स, हाथों से किए गए इस प्रोसेस में, पाउंडिंग में, न्यूट्रिएंट्स सुरक्षित रहते हैं, यानी पोषक तत्वों की क्षति नहीं हो पाती। इट इज डन इन अ वुडन मोर्टार पाउंडेड बाय अ लॉन्ग वुडन पेस्टर। बड़ी सी लकड़ी के अंदर घोट में इसको किया जाता है। जैसे समझ लो, जैसे वही काम आजकल हम लोग खल्लड़ मूसल में करते हैं। बहुत सी महिलाएं खल्लड़ मूसल में छिलके निकालने का भी काम करती हैं, कूटने से, उससे वो उधड़ जाता है, बहुत से छिलके निकल जाते हैं। जो कठोर चीजें हैं जिनके छिलके नहीं उतर रहे हैं उनको खल्लड़ मूसल में भी किया जाता था। वही पहले प्राचीन में लकड़ी में किया जाता था, यानी लकड़ी का एक बहुत बड़ा सा भगोना या ऐसा एक वेसल, और उसमें एक लकड़ी का बहुत बड़ा डंडा या स्टिक।
अब उसको 2-3 महिलाएं ऐसे गिराएंगी, कूटेंगी, तो उससे क्या होगा, ऊपर से चोट देने पर वो जो धान है वो टुकड़े अपने आप चटक जाएंगे, फिर क्या होगा, फटकने से आसानी से वो छिलके निकल जाएंगे। समझ में आ रही? ये है। तो इसको प्रोसेस को भी इसमें लिया गया, जिसको हैंड पाउंडिंग कहा गया। और ये वुडन पेस्टल एक लंबी लकड़ी की मदद से और एक छोटी लकड़ी के वेसल की मदद से हुआ। समझ में आ रही? पॉलिशिंग ऑफ राइस टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। पॉलिशिंग किया गया राइस पर, राइस को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। अट्रैक्टिव माने लोगों को ज्यादा आकर्षित करे कि चावल बहुत अच्छा है। आजकल के जो चावल है वो बहुत वाइट है। कुछ चावल की वैरायटी कैसी है, हल्के वाइटिश हैं, वो थोड़े ग्रेइश भी हैं, जैसे राशन के चावल, सस्ते चावल 30 रुपए किलो, 20 रुपए किलो चावल। और जो जितना कॉस्टली चावल है एकदम वाइट, एकदम वाइट, बिल्कुल चमकता हुआ मोती की तरह। ये क्या है, राइस। टू मेक अट्रैक्टिव वी हैव टू डू एंड डन बाय द फार्मर्स एंड इंस्पेक्टर्स पॉलिशिंग। पॉलिशिंग माने उस पे चमक बढ़ाने के लिए उसको किया जाता है। प्रिजर्व इट, और इससे ये संरक्षित भी रहती है। प्रिजर्व माने संरक्षित भी होती है, इसके संरक्षण के लिए। संरक्षण माने चावल लंबे समय तक सड़ने से बचता है। वरना एक पैकेट चावल का या एक बोरा या 100 बोरे जो गोदाम में रखे थे वो एक साल में खराब हो जाते। लेकिन कुछ चावल की वैरायटीज में ऐसा खास पॉलिशिंग किया गया जिसमें वो चावल या राइस प्रिजर्व भी होते हैं, प्लस वो लॉन्ग टर्म तक अट्रैक्टिव रहते हैं। इट लॉसेस मच ऑफ इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू, और इस प्रकार इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी लॉस नहीं होती। क्या नहीं होती, न्यूट्रिटिव वैल्यू भी लॉस नहीं होती। तो न्यूट्रिटिव क्या है भाई, चावल के द्वारा प्राप्त होने वाले पोषक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं। नहीं तो चावल खाते रहो, हमें एनर्जी नहीं मिल रही है, जबकि चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी, वो मिलनी ही चाहिए। इसलिए आपने दाल खाई, दाल से प्रोटीन मिलती है, प्रोटीन मिली या नहीं मिली ये दाल पर निर्भर करेगा और आपकी डाइट पर निर्भर करेगा। आपने तो इतनी सी दाल खाई ना, किसी ने इतनी दाल खाई थी, प्रोटीन में अंतर है, दाल प्रोटीन है। प्रत्येक इंसान अंडा नहीं खाएगा ना, तो वही बात थी, राइस को अट्रैक्टिव बना दिया, पॉलिश कर दिया, न्यूट्रिटिव वैल्यू भी उसकी सुरक्षित रहती है लंबे समय तक, प्लस वो प्रिजर्व रहता है जिससे उसमें पेस्टिस नहीं लगते हैं, ये भी बात है। और इसी कारण पॉलिशिंग से ही इट इज डन इन राइस मील्स। किसमें किए जाते हैं ये, राइस मील्स। तो राइस मील्स क्या है दीपक? वेरी गुड, अवश्य, बहुत सही बताया उन्होंने। राइस मील, राइस मील का मतलब क्या है, यहाँ पर मिल है, राइस मिल्स, मिल्स भी कहते हैं। मिल्स माने कंपनीज, फैक्ट्रीज, उद्योग, कारोबार, कारखाने, जहां पर राइस को हार्वेस्टिंग भी किया जाएगा, सोइंग भी किया जाएगा, उसका कल्टीवेशन भी होगा, उसका थ्रेशिंग भी होगा, फिर उसकी हैंड पाउंडिंग भी होगी, उसकी पॉलिशिंग भी होगी, फिर वो राइस मिल से सेलिंग के लिए आगे बढ़ेगा। ठीक है ना? हाँ, इसीलिए लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें ब्रांड की खाते हैं, आटा शक्ति वो ही लेते हैं। जैसे मिल्स आ रहा है, उसमें गेहूं की क्वालिटी है, उसको अच्छा लगता है। इसी प्रकार इसी में टू टाइप्स ऑफ राइस। अब क्या आ रहा है इसमें, 2 टाइप्स ऑफ राइस। स्टूडेंट क्या टॉपिक आया है, इसका क्या मतलब है? अच्छा, तो हमने राइस के 2 प्रकार लिए हैं, यहाँ पर 2 प्रकार दे रहा है वो, 2 टाइप्स ऑफ राइस। इसका मतलब है चावलों में 2 प्रकार हैं और वो खास विशेष कुछ प्रकार दिए हैं इन्होंने। राइस मे बी ऑफ द अपलैंड टाइप, ग्रोन ऑन टेरेस्ड फील्ड्स। अपलैंड माने
ऊंचाई के स्थानों पे जो चावल पैदा होते हैं उनको टेरेस्ड कहते हैं, क्योंकि वहां पे टेरेस फार्मिंग की जाती है। क्या की जाती है? टेरेस फार्मिंग। एक जैसे कंटोर फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, हिल फार्मिंग सुना होगा आपने। कितने स्टूडेंट्स ने कंटोर फार्मिंग और स्लोप फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग का नाम सुना है? गौरांश सुन सकता है, गौरांश सो इंटेलिजेंट, गौरांश। फार्मिंग और एक स्लोप फार्मिंग, हिल फार्मिंग जिसको भी कह सकते हैं। सुना है नाम? नहीं सुना है तो इसका मतलब आपकी मेमोरी थोड़ी सी लूज हो रही है। हाँ, मेमोरी लॉस हो रही है, लूज भी और लॉस भी। इसका मतलब ध्यान नहीं दे रहे। ऊंचाई के स्थानों पर ऊबड़ खाबड़ जगह होती है। मालूम पड़ा भाई ये पहाड़ है मेरा और इस पहाड़ की पहाड़ी पे ये रहा मैदान, अब मुझे यहाँ खेती करनी है और यहाँ तिरछी कैसी खेती होगी तो इसको बोलेंगे स्लोप या टेरेस। टेरेस में एक दूसरा भी प्रकार है, हमने पहाड़ी पे क्यारियां बना दी काट काट के, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड रो, फोर्थ रो, सिक्स रो, सेवेंथ रो, ये तेरा खेत, ये मेरा खेत, ये पड़ोसी का खेत, इसमें हमने फसलें उगा दी, दैट इज द टेरेस। अब उन ऊंचाई पर एक फायदा तो मिल गया, एक तो ज्यादा पॉपुलेशन नहीं रहेगी, जैसे चाय की खेती, कावा की खेती, कोका की खेती, कॉफी की खेती। देखिए कितने ऊंचे ऊंचे स्थानों पर पीछे वो डलिया में रख के वो महिलाएं पत्ते तोड़ के चाय की पत्ती को ऐसे फेंकती हैं, देखा है? फिर उन पत्तों को सुखा के उनसे कॉफी और चाय बनती है। असम में सबसे बड़ा कारोबार है चाय का। चाय असम से आती है। हाँ, टाटा सॉरी ताजमहल चाय भी वहीं से आती है। और एक और है दार्जिलिंग। कौन सा है? दार्जिलिंग। चाय और कॉफी के मामले में सबसे बेस्ट जगह है ये दार्जिलिंग और असम। नंबर 1 क्वालिटी की चाय मिलती है दार्जिलिंग। इसको ताजमहल चाय या जितनी भी ब्रांडेड टी कॉफी है वो सब वहीं से आती है। वो प्रोडक्शन प्लांट भी तो है, प्लांट दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। एंड हायर एलिवेशन, एक तो हिल स्लोप बोला, क्यों बोला दीपक? क्योंकि ये टेरेस थी। एक तो इसमें कौन सी फार्मिंग आई? टेरेस फार्मिंग। और टेरेस फार्मिंग क्यों आई है? क्योंकि ये एक प्रकार की हिल फार्मिंग भी है। कैसी फार्मिंग है? तो इसको नीचे देखिए आप, सेकंड लाइन में उसने क्या बोला? हिल स्लोप। स्लोप माने ढलान पर की जाने वाली एग्रीकल्चर या कृषि टेक्निक्स। ये दो नाम आ गए, टेरेस और हिल स्लोप। इसको हमने 2 टाइप्स में लिया है। इट डिपेंड्स टोटली ऑन रेनफॉल। ये किस पर डिपेंड होती है? डिपेंड ऑन रेनफॉल। डिपेंड ऑन रेनफॉल। बरसात के बिना ये असंभव है होना, यानी ये पूरी पहाड़ी इलाकों में बरसात बहुत होती है और बरसात के कारण ही पहाड़ी क्षेत्रों में फसलों पर इंप्रूवमेंट आता है। तो बरसात पर इसका निर्भर होना स्वाभाविक है। इस प्रकार की खेती या इस प्रकार की फार्मिंग में या इस प्रकार के टाइप्स में भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? रेनफॉल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे पानी हम उपलब्ध इरिगेशन में नहीं दे पाएंगे पाइप्स के द्वारा। इरिगेशन इज नॉट पॉसिबल। फिर वो ये भी कह रहा है क्योंकि पानी जाएगा नहीं, ऊंचाई है, पानी नीचे आ जाएगा। आपने मान लीजिए यहाँ से मोटर लगा दी, एक बहुत बड़ा आपने पानी का स्रोत लगा दिया, पानी गिर रहा है यहाँ से, तो फिर क्या होगा? पानी यहाँ पे गिरा, बहता हुआ वो तो नीचे आ जाएगा, बिकॉज द वाटर हैज अ क्वालिटी टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वो तो नीचे आ गया सारा पानी। अब क्या होगा? नीचे के पौधे तो पानी में डूब गए और ऊपर के पौधों को पानी मिला ही नहीं है। उनके अंदर ट्रांसमिशन और क्रोप्स की इंप्रूवमेंट हो ही नहीं पा रही है, इसलिए एडेप्टेशन भी वो नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे, रिसीव कर पा रहे, तो ग्रो नहीं हो पाएगा। इसलिए पानी कैसा चाहिए? पर्याप्त मात्रा में। आगे इसी में इट इज सोन इन मार्च अप्रैल। सबसे पहली चावल की जो प्रकार है उन्होंने क्या कहा कि एक तो इसको मार्च अप्रैल में हम लोग बोते हैं। कब बोते हैं? मार्च अप्रैल में। तो आइए इसको समझें। सबसे पहले मार्च अप्रैल में इसको बोया जाता है। इसीलिए हमने 2 प्रकार की क्रॉप्स पढ़ी थी, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स। मार्च अप्रैल का महीना एक अलग खास प्रकार की क्रॉप्स के लिए है,
एंड हार्वेस्ट इन, इसमें इसको सो किया है, क्या किया है, सोइंग। सोइंग माने बोने का पीरियड ये है, और हार्वेस्टिंग पीरियड क्या है, सितंबर एंड अक्टूबर। तो मेरे हिसाब से अक्टूबर, अभी आज भी अक्टूबर ही है, आज लास्ट अक्टूबर का डे है। ये हार्वेस्टिंग पीरियड है किसका, कुछ राइस की फसलों का, ठीक है। तो ये मार्च अप्रैल में बो दी गई, लेकिन आप देखिए कुछ अंतराल के बाद ये आपको मिली, लगभग 5 महीने बाद ये फसल तैयार हुई और सितंबर अक्टूबर में आपने इसकी हार्वेस्टिंग कर ली। दिस क्रॉप इज मेनली फॉर लोकल कंजम्पशन, ये केवल लोकल कंजम्पशन के लिए होती है। लोकल कंजम्पशन का मतलब होता है कि ये वहां के जो आबादी है उस क्षेत्र की, उन लोगों के उपभोग के लिए ही है। जैसे यूपी का अनाज सबसे पहले यूपी के लोगों को मिलेगा, फिर जाएगा वो बचा कुचा दूसरे राज्यों में, अगर ज्यादा है तो, नहीं तो यूपी के लोगों को दिया जाएगा। राज्य की चीजों पर पहला अधिकार राज्य के निवासियों का है। देश में कोई चीज ज्यादा हो तो हम दूसरे देश को भी दे सकते हैं। जैसे इन कोविड-19 circumstances crisis we have given the various types of medicine to Pakistan and to various types, कई देशों को दवाइयां दी हैं। तो ये क्या है, ज्यादा थी तो दे दी, उन पे नहीं थी तो उन्होंने ले ली। पैरासीटामोल हर जगह नहीं थी, हमने दी, लो खाओ बचो, ध्यान दे रहे हैं। तो कुछ केमिकल्स जो हमारे पास ज्यादा है, जो चीजें ज्यादा है, वो लोकल कंजम्पशन के लिए है। ये खेती राइस की मार्च अप्रैल में बोई जाएगी, जिसको पकना बोला गया, और लोकल कंजम्पशन के लिए ये होती है। इसी में ऑन द अदर हैंड द लोलैंड, अब क्या बोल रहा है वो, लोलैंड। पहले उसने अपलैंड की बात करी, ऊंचाई के स्थानों पर की बात करी, फिर आपको कह रहा है लोलैंड, निचले राइस। पहला हमने कौन सा पढ़ा था अब तक, अपलैंड। अब कौन सा है, लोलैंड राइस। तो लोलैंड राइस का मतलब है निचले भूमि पर, निचली सतह की भूमि पर उगने वाली चावल की खेती। पहली थी, इससे पहले जो अब तक पढ़ते रहे वो कौन सी थी, अपलैंड। उछले उच्च स्थानों पर या उछले स्थानों पर की जाने वाली चावल की खेती। बस समझ आ रही है भाई, पहाड़ी लोगों को भी तो पेट भरना है ना, वो रोज तो बादाम नहीं खा सकते, पेट भरने के लिए रोटी चावल ही चाहिए। आइए, लोलैंड राइस में सबसे पहले क्या है, ग्रोन इन फ्लैट। ये किसमें होती है, ग्रोन इन फ्लैट। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, ग्रोन इन फ्लैट, ये समतल स्थानों पर उगाई जाती है। ग्रोन इन फ्लैट, फ्लैट स्थानों पे उगाई जाती है, ठीक है, चपटे का। दूसरा फिर इसी में उन्होंने बोला एंड लो लाइंग एरियाज, निचले स्थानों में उगाई जाती है। जैसे ये उछला है तो इसके जो निचले स्थान है ये यहां उगाएंगे, अगर जगह है, ठीक है। तो यहां भी खेती हो गई और यहां भी खेती हो गई, ठीक है। तो देखने में कुछ अलग ही लगेगा नजारा, जैसे असम और केरल में दिखता है, नीचे भी हरियाली और स्लोप पर ऊपर भी हरियाली। ऐसे आपको इमेजेस आपको नेट्स पे ज्यादा मिलेंगे, देखो नेट पर जिसको ग्रीनरी में डाला गया है। ग्रीनरी में ऐसे ही आपको वॉलपेपर्स मिलेंगे जो वहीं से लिए गए हैं, जैसे टूलिप्स फ्लावर्स। एक टूलिप फ्लावर, भारत में मैंने सुना है टूलिप फ्लावर की खेती इतनी बड़ी खेती है कि 25 किलोमीटर में आप जहां जहां नजर डालेंगे वहां वहां टूलिप ही टूलिप। उसको नाम ही दिया गया है टूलिप गार्डन। हर प्रकार के टूलिप मिलेंगे आपको, हर कलर के। समझ आ रही है? तो लोग देखने आते हैं। आगे मैं बढ़ूंगा। लो लैंड राइस में ग्रोन इन फ्लैट। दूसरा इसमें पॉइंट उन्होंने बोला लो लाइंग एरियाज। कहां पर होगा? लो लाइंग एरियाज, ये निचले क्षेत्रों में ही होगा, ठीक है। फिर इसमें थर्ड पॉइंट है, अब आगे फोर्थ पॉइंट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इरिगेशन ड्यूरिंग द सोइंग एंड ग्रोइंग पीरियड्स। जब इसको
सोइंग के लिए यानी बीजों को बोने के लिए भी और प्लस ग्रो के लिए भी, यानी सोइंग एंड ग्रोइंग डिपेंड ऑन द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बाय द इरिगेशन. You have to give the right amount of water to these types of growth. Without the right amount of water, it can't grow in proper condition as you want, because you want a high yielding production. So you have to give the some suitable circumstances and adaptation to growing the such like in a way. Sowing plus growing both are the डिफरेंस टू द अपलैंड राइस. तो इसी में इसने क्या बोला, ग्रोइंग पीरियड भी और इसका सोइंग पीरियड भी अत्यधिक पानी को खर्च करता है, पानी ज्यादा लगता है. एंड सो इट इज सोन इन जून. ये कहां कब बोई जाती है, जून में बोई जाती है. इसको आप जून में बो सकते हैं. सॉरी, पहली वाली जो फसल थी अपलैंड वो कब बोई जा रही थी, मार्च और अप्रैल में. अप्रैल के बाद कौन सा महीना आया, मई. मई भी निकल गया, फिर जून में इसको बो सकते हैं. यानी उस फसल के 3 महीने के बाद हम इसको बो सकते हैं. मार्च के 3 महीने तक इंतजार करना. अब मार्च जाएगी, अप्रैल जाएगी, फिर मई जाएगी, फिर जून आएगा. जून में तपती धूप होती है, उस तपती जितनी बरसात ज्यादा होगी, जितनी बरसात होगी उतनी ठंड ज्यादा होगी. ये क्लाइमेट्स होता है. जून में ये फसल बो दी जाएगी. सोइंग पीरियड ऑफ लोलैंड राइस इज जून. अपलैंड राइस सोइंग पीरियड इज मार्च एंड अप्रैल. हार्वेस्टिंग पीरियड ऑफ अपलैंड इज सितंबर एंड अक्टूबर. एंड व्हाट इज द हार्वेस्टिंग ऑफ इट्स, अक्टूबर एंड नवंबर. जो अपलैंड राइस थे वो तो सितंबर में ही ग्रो हो गई, फसल पक गई पूरी, लेकिन ये अक्टूबर में पकेगी. आप इसको काटने अगर चाहते हैं तो आपको अक्टूबर तक इंतजार करना होगा और नवंबर में ये हार्वेस्टिंग कर जाएगी. इसका मतलब ये है कि आप इसको काट सकते हैं. क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं नवंबर में. आइए, ये हो गया पॉइंट. बस अंतर है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस चीज का भी. अगर आपने थोड़ा भी इसमें मंथ में और इन मंथ में, यानी सोइंग पीरियड में और इस पीरियड में, ग्रोइंग पीरियड में, हार्वेस्टिंग पीरियड में अंतर कर दिया मंथ में, तो टॉपिक गलत हो जाएगा. मोस्ट ऑफ राइस ग्रोन इन इंडिया बिलोंग्स टू द लोलैंड वेराइटीज. इसीलिए ज्यादातर भारत में लोलैंड वेराइटीज के चावल ही आते हैं, क्योंकि वो लो लाइंग एरियाज में प्रोड्यूस किए जाते हैं. ठीक है, आगे मैं बढ़ूंगा इसी में. इन द हिली रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो पहाड़ी क्षेत्र है उत्तर पूर्वी भारत में, जूमिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एक प्रैक्टिसाइज. स्लैश माने खेतों को जला के दोबारा से उन पे उन्हें नवीन तरीके से, नई तरीके से खेती शुरू करना, उसको कहते हैं बर्न एग्रीकल्चर स्लैश एग्रीकल्चर. पुराने मूठ को, पेड़ों को उखाड़ के फेंक दो, फिर उसमें दोबारा से नए तरीके से बीजों को बो. ये प्रोसेस है बर्निंग. खेतों में आपने देखा होगा कई खेत आपको आधे से जले हुए से मिलेंगे. आप सोचते भी होंगे इसने खेत जलाया क्यों, क्योंकि उसकी मूठ को वो जलाना चाहता है, जिनसे अनवांटेड बीड्स, मार्जिनल बीड्स, सबमर्ज बीड्स, इमर्ज बीड्स ये उसमें से ग्रो ना हो पाए, जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं. अनवांटेड विषैले पौधे, ठीक है ना. जैसे मिर्च के पौधे के साथ कुछ कुछ पौधे ऐसे हो गया है जो खाने योग्य नहीं है, तो फिर क्या होगा, मिर्च के पौधों को तोड़ते समय उन पौधों को भी तोड़ना पड़ेगा, दिक्कत आएगी. और अगर उसमें कोई पेस्टिस आ गए तो वो उस चिली के पौधे में भी पेस्टिस कर देंगे, तो वो सड़ जाएगी फसल. एक पौधा सड़ते ही उसके दूसरे टचिंग पौधा जो होगा वो भी सड़ेगा, तीसरा सड़ेगा, पूरी फसल सड़ेगी. नुकसान, ये भी इसमें ध्यान रखनी होगी. तो आगे मैं बढ़ूंगा. राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट. अब कौन सा आ रहा हमारा टॉपिक, इसी में इन्होंने दिया है राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट. कौन कौन से स्टेट हैं, राज्य हैं जिनसे राइस प्रोड्यूस होता है. तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट.
कौन कौन से राज्य हैं बताइए जरा। पहला नाम क्या है उसमें? पहला नाम है उसमें तमिलनाडु। तमिलनाडु प्रोड्यूसेस 15% ऑफ टोटल राइस ग्रोन इन इंडिया। भारत का 15% चावल तमिलनाडु से आता है। इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस ऑफ इंडिया। तो पहली स्टेट क्या थी? तमिलनाडु। और आप जानते हैं तमिलनाडु में सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है, ठीक है। हाँ, जितने भी मैड्रासियंस लोग होते हैं, मैड्रासियंस पीपल होते हैं, या चेन्नई के जितने भी लोग हैं, या चेन्नई के साउथ इंडियन जितने भी हैं, सब चावल के बहुत शौकीन हैं, डेली चावल खाते हैं। जैसे बंगाल, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इन सब में भी चावल डेली खाया जाता है। जैसे बंगाली खाते हैं, बंगाली जो भी लोग होते हैं, बंगाली पीपल इन इंडिया, वो एवरी डे चावल खाते हैं, एवरी डे। उनके फूड में चावल तो होगा ही होगा, चाहे कुछ हो ना हो। ये है। तो तमिलनाडु से 15% चावल हमें मिल रहा है पूरे भारत का। दूसरा क्या है? दूसरा टॉपिक है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ही चावल पैदा होता है और ये अपने आप में बहुत बड़ा राज्य है चावल के उत्पादन में। रैंक्स एज द सेकंड लार्जेस्ट। सेकंड नंबर पे जो स्टेट है, राज्य है, वो वेस्ट बंगाल है। और ये दूसरे नंबर पे चावल की उत्पादन की खेती करता है, हार्वेस्टिंग 3 क्रॉप्स पर ईयर। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूस चावल ये हमको देता है पतझड़ में, ऑटम सीजन में, विंटर्स में जो खेती होती है चावल की, उसको मई जून में किया जाता है, बोया जाता है, और इसको सितंबर अक्टूबर तक के बीच में आप काट सकते हो, ये तैयार हो जाती है वेस्ट बंगाल की फसल चावल की। इसी में ये विंटर क्रॉप जो होती है वो जून जुलाई में बोते हैं, जबकि उसको आप नवंबर दिसंबर में काट सकते हो। और इसका 85% चावल बंगाल से आता है। 15% कहां से आता है? 85%। 85 और 15, 85 और 15 प्लस करो भाई, 100% चावल हो गया। ये दो राज्य सबसे बड़े राज्य हैं जहां से चावल आता है। समझ में आ रही है? और यहाँ पर सबसे ज्यादा वाटर के सोर्स भी हैं, इसीलिए चावल की खेती संभव भी है। उत्तर प्रदेश में पानी की कमी है, इसलिए खेती चावल की उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम माहिर हैं। गन्ने में हमारा पहला नंबर है, चीनी उत्पादन में हमारा पहला नंबर है, रबर में हमारा पहला उत्पादन है, लोहे में हमारा पहला नंबर है, आम और फल में हमारा पहला नंबर है, सब्जियों में हमारा पहला नंबर है। यह उतना बहुत है। और कैसे ये यूपी का भी है, स्टेट लेवल पर जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी नाम होते हैं बड़े बड़े। समझ आ रही है? अब आगे हम लोग